गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं स्वप्रेरकत्वों के संयोजन को। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार स्वप्रेरकत्वों का श्रेणीक्रम संयोजन में परिणामी स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना होता है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्वप्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में इससे पूर्व में भी हम परिचित हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन देखा तथा इवन ऑफ हमने संधारित्रों का भी समांतर क्रम संयोजन देखा हुआ है। तो उसके आधार पर हम आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन में। तो सबसे पहले हम ये दो बिंदु ए और बी के मध्य जो है कुछ, ये प्रथम कुंडली, ये द्वितीय कुंडली और ये तृतीय कुंडली जो है वो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया हुआ है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें प्रथम कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो L1, द्वितीय कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L2 और तृतीय कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L3 है। जब हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारा है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है, I1, I2 और I3। तो धारा इस प्रकार से तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसके आधार पर उसका एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन का, समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक कुंडली का जो प्रथम सिरा है वो बिंदु ए से और द्वितीय सिरा जो है बिंदु बी से, अर्थात परिपथ के किसी एक बिंदु से पहला सिरा जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर जो हमारा डेफिनेशन तैयार होगा वो ये होगा कि दो या दो से अधिक कुंडलियों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक कुंडली का पहला सिरा परिपथ के किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ हम स्पेशली हमको दिखाई दे रहा है कि I इज इक्वल टू जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3। अतः परिणामी धारा I के लिए I ही जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस आधार पे ये निश्चित तौर पे लिखा जा सकता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर ऐड करते हैं तो वो टोटल धारा के बराबर होगा, समतुल्य होगा। तो उस आधार पे लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ d by dt ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो di by dt विच इज इक्वल टू di1 by dt प्लस di2 by dt प्लस di3 by dt लिखा जा सकता है। ये हम समीकरण 1 दे देते हैं। पुनः आते हैं हम फैराडे के द्वितीय नियम को, क्योंकि ये जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो विद्युत वाहक बल और धारा से सीधा संबंध दर्शाता है। तो चलिए बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से। तो हमने देखा है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चूंकि फाई का जो मान होता है वो Li होता है तो इसे आधार पर लिखा जा सकता है इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। तो जो विद्युत वाहक बल का मान है E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर इसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि डी आई बाई डी टी का जो मान है वो माइनस E बाई L है। तो आगे चर्चा करते हैं, जो कि हमको चाहिए I1 पहली धारा के लिए, तो di1 बाई डी टी के आधार पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस E अपन L1। जो I1 के लिए कुंडली का जो मान है, स्वप्रेरकत्व का मान है वो L1 है, तो उस आधार पर लिखा गया है माइनस E अपन L1। चूंकि ये दो बिंदुओं से जुड़ा हुआ है तो किन्हीं भी दो बिंदु के मध्य विभव का मान तो एक समान रहेगा। तो उस स्थिति में तीनों कुंडलियों के लिए विभव का मान एक जैसा ही होगा, एक समान होगा। तो विभव विद्युत वाहक बल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बल्कि जो चेंजेस हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है उसके स्वप्रेरण गुणांक को लेकर। तो इसलिए di1 बाई डी टी बराबर माइनस E अपन L1, di2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस E अपन L2 और di3 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस E बाई L3। तो यहाँ से हमारे पास I1, I2 और I3 का जो मान है उसको पुटअप कर देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान
रखने पर समीकरण 1 में जैसे ही हम मान रखते हैं di/dt की जगह हम लिखेंगे माइनस E/L विच इज इक्वल टू माइनस E/L1 माइनस E/L2 माइनस E/L3। इस आधार पे हम लिख सकते हैं माइनस E/L माइनस E सबसे कॉमन ले लेते हैं तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, तो माइनस ई कैंसिल हो जाएगा तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये जो है वो स्वप्रेरण गुणांक के लिए अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। तो अगर मैं परिणामी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बनाना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जैसा कि दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर मैं उसको परिभाषा के रूप में वर्णित करने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या बन सकती है परिभाषा। तो शुरुआत यहाँ होगा दो या दो से अधिक स्वप्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन में जैसा दिया गया है उसके आधार पर ही हम व्याख्या कर रहे हैं। दो या दो से अधिक स्वप्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी स्वप्रेरण गुणांक n जो है वो परिणामी स्वप्रेरण गुणांक है। तो परिणामी स्वप्रेरण गुणांक का व्युत्क्रम अपन में है इसलिए बोला जा रहा है व्युत्क्रम सदैव उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांकों के व्युत्क्रमों की योगफल के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाता है हमारा। तो एक बार फिर से अच्छे से डेफिनेशन पर नजर डालें तो बोला जा सकता है कि स्वप्रेरकत्वों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी स्वप्रेरण गुणांक का व्युत्क्रम सदैव उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांकों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है।